नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक क्लब और मैं हूं आपका दोस्त समीर अल्लाहबादिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियोस के लिए। चाहे आप अपने रोजमर्रा के कम्यूटर की भीड़ में हो, मेट्रो में हो, बस में हो, गाड़ी चला रहे हो, घर की सुकून भरी शाम में आराम कर रहे हो या फिर एक शांत मधुर वॉक का आनंद ले रहे हो, यह ऑडियो बुक आपको उस गहन रहस्यमय दुनिया में ले जाएगी जहां आपके अवचेतन मन के परिवर्तनकारी सिद्धांत जीवंत हो उठते हैं। आज से हम एक नई और रोमांचक यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको भारत के घने जंगलों की गहराइयों में ले जाएगी, जहां रहस्य और खतरा हर पल आपका इंतजार कर रहा है। यह यात्रा है जिम कॉर्बेट की दुनिया में, जहां हर कहानी सच्ची है, हर पल रोमांच से भरा है और हर शब्द आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। जिम कॉर्बेट, एक नाम जो जंगल और उसके रहस्यों का पर्याय है। वे न सिर्फ एक मशहूर शिकारी थे, बल्कि एक बेहतरीन लेखक, प्रकृतिविद और संरक्षणवादी भी थे। उनकी किताबें सिर्फ शिकार की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जंगल और उसके जीवों के प्रति गहरे सम्मान और प्रेम को दर्शाती हैं। उनकी कहानियों में आपको रोमांच, डर और प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत मिश्रण मिलेगा। इस सीरीज में हम जिम कॉर्बेट की सबसे मशहूर किताबों को लेकर आए हैं, जैसे मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, द टेम्पल टाइगर और जंगल लोर। हर किताब में आपको असली घटनाओं पर आधारित कहानियां मिलेंगी जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगी और आपके दिल को छू जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। पहली किताब है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जिसमें हम चंपावत मैन ईटर की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी बाघिन जिसने 436 लोगों की जान लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। अगर आपको यह सीरीज पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक कमेंट और सपोर्ट मुझे और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। इस कहानी का नाम है चौगढ़ के बाघ, द चौगढ़ टाइगर्स। इस अध्याय की कहानी हमें बताती है उन दिनों की जब कुमाऊं के गांवों में एक अजीब सी दहशत छाई हुई थी। गांव वाले दिन रात इस भय में जीते थे कि कहीं अचानक से कोई खतरनाक बाघ उन पर हमला न कर दे। और इसी डर की कहानी के मुख्य पात्र थे चौगढ़ के बाघ। इन्हें न केवल उनके अद्वितीय शिकार कौशल के कारण, बल्कि उनकी चालाकी और अनपेक्षित हमलों के कारण भी याद किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कहानी के पीछे का महान लेखक और शिकारी थे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1975 को नैनीताल में हुआ था। वे सिर्फ एक शिकारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण में भी समर्पित कर दी थी। उनकी अनगिनत कहानियां, जो उन्होंने मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊन जैसी किताबों में लिखीं, आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इन कहानियों में उनके अदम्य साहस, गहरी समझ और वन्य जीवों के प्रति सम्मान की झलक मिलती है। कॉर्बेट ने यह सिद्ध कर दिया कि जब इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बिगड़ जाता है, तो परिणाम स्वरूप ऐसे खतरनाक परिदृश्य सामने आते हैं। आज हम उसी कहानी की शुरुआत करते हैं, चौगढ़ के बाघों की कहानी, जो उन दिनों के गांवों में आतंक का पर्याय बन गए थे। चौगढ़ गांव का परिवेश बहुत ही साधारण था। खुली वादियां, घने जंगल, छोटी छोटी नदियां और परिधान में बुने हुए ग्रामीण। लेकिन इसी सादगी के बीच अचानक एक अज्ञात डर का साया पड़ गया था। लोगों की जिंदगी बदल गई थी। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक हर पल एक नई दहशत की कहानी सुनाई देती थी। जब कॉर्बेट चौगढ़ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। खेतों में काम करने वाले किसान, घर संभालने वाली महिलाएं और बच्चों के खेलते हुए चेहरे, सब पर एक अजीब सी ठंडक और भय का असर था। हर किसी के दिल में यह सवाल गूंज रहा था कि आखिर यह बाघ किस तरह इतना निर्दयी बन गया कि उसने कई निर्दोष लोगों की जानें ले लीं। गांव वालों की आंखों में एक अंधेरा सा भय था, जिसे देखकर लगता था मानो जंगल ने अपना काला जादू बिखेर दिया हो। कॉर्बेट ने जब गांव वालों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने दर्द भरी कहानियां सुनाई। कई वृद्धों ने बताया कि कैसे एक मां अपने बच्चों के साथ खेत में काम करती हुई अचानक उस बाघ के हमले का शिकार हो गई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने बताया कि कैसे जंगल की आहट सुनते ही उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। इन कहानियों ने कॉर्बेट के अंदर गहरी पीड़ा और दहशत का अनुभव जगाया, पर साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ
कि अगर इस बाघों की दहशत को समाप्त नहीं किया गया तो गांवों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कॉर्बेट ने तुरंत उस इलाके की विस्तृत जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने जंगल की हर छोटी छोटी गली, हर पेड़ की शाखा और हर झाड़ी का निरीक्षण किया। उनके लिए हर निशान, हर धब्बा, हर टूटती हुई शाखा महत्वपूर्ण संकेत थे कि शायद बाघ हाल ही में वहां से गुजरे हों। जंगल के हर कोने में गहराई से छिपे सुरागों को देखकर उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि चौगढ़ के बाघ वास्तव में कितने चतुर और चालाक थे। जंगल की धूप में जब कॉर्बेट अकेले चलते तो हवा में छिपी वो धीमी धीमी सरसराहट और पेड़ों से टकराते पत्तों की हल्की सी आवाज उन्हें लगातार सतर्क कर देती थी। उनकी आंखें हर पल कुछ अनदेखी खोजती रहीं, शायद वह अगला निशान हो या फिर बाघ के गुजरने का कोई सुराग। लेकिन बाघ इतने माहिर थे कि वे अपने निशानों को छिपा लेते थे, मानो प्रकृति खुद उन्हें अदृश्य बना देती हो। कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण शिकार अभियान नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिसमें इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष साफ झलकता है। इस संघर्ष में जहां बाघ की शिकार की कला और गांव वालों का जीवन अस्त व्यस्त था, कॉर्बेट ने खुद को एक ऐसे योद्धा के रूप में पाया जो न केवल अपनी बंदूक के साथ बल्कि अपने दिमाग और धैर्य के साथ भी मुकाबला कर रहा था। जंगल की पगडंडियों पर चलते चलते कॉर्बेट ने धीरे धीरे उस इलाके के वातावरण को समझना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि चौगढ़ के ये बाघ सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और भी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए थे। हर निशान, हर आवाज, हर हल्की सी सरसराहट में छिपा था एक गहरा रहस्य, उस रहस्य का जो उत्तर था बाघों के आदमखोर बनने का कारण। कॉर्बेट ने गांव वालों से मिले विभिन्न अनुभवों से जाना कि बाघों का आदमखोर बनना कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। कई बार उन्होंने सुना कि बाघों के दांत टूट गए थे या उनके पंजों में चोट लगी थी, जिसने उन्हें अपनी असली शिकार क्षमता खोने पर मजबूर कर दिया था। इस कठिन परिस्थिति में जब बाघ अपने पारंपरिक शिकार को पकड़ नहीं पाते थे तो इंसान उनके लिए एक आसान विकल्प बन जाता था। इस घटना ने गांव वालों के मन में यह सवाल उठाया कि आखिर क्यों इन महान प्राणियों ने इंसानों को शिकार बना लिया। इस पूरी कहानी का पहला अध्याय, जो चौगढ़ के बाघों की दहशत की शुरुआत बताता है, हमें एक ओर तो उस भयावह वातावरण का अनुभव कराता है जिसमें गांव वाले जी रहे थे, तो दूसरी ओर कॉर्बेट के अडिग साहस, गहन निरीक्षण और विश्लेषण की झलक भी दिखाता है। उनका हर कदम, हर निगाह और हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि जंगल की इस कठोर दुनिया में इंसान का अस्तित्व कितना नाजुक है। जैसे जैसे कॉर्बेट ने अपने निरीक्षण को आगे बढ़ाया, उन्हें न केवल बाघों के चालाक तरीके का पता चला, बल्कि यह भी समझ में आया कि इस पूरे संघर्ष के पीछे एक गहरी प्राकृतिक क्रिया छिपी हुई है। जंगल में रहने वाले हर जीव का अपना एक उद्देश्य होता है, और जब वह उद्देश्य बाधित हो जाता है तो वह अपने अस्तित्व के लिए अनपेक्षित मार्ग अपनाने लगता है। चौगढ़ के ये बाघ भी उसी प्राकृतिक नियम के शिकार हो गए थे। कॉर्बेट ने धीरे धीरे उस इलाके के वातावरण, वहां के प्राकृतिक संसाधनों और गांव वालों की जीवन शैली को अपने मन में उतार लिया। उनके लिए यह केवल एक शिकार अभियान नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसमें उन्होंने मानव जीवन और प्रकृति के बीच के जटिल संबंधों को समझने की कोशिश की। जंगल की हर हवा, हर धूप और हर छाया में उन्हें एक नया सबक मिलता जा रहा था। उनकी आंखों में अब न सिर्फ शिकार की इच्छा थी, बल्कि एक गहरी संवेदना और समझ भी थी कि क्यों यह संघर्ष उत्पन्न हुआ। इस समझ ने उन्हें और भी प्रेरित किया कि वे गांव वालों को उस दहशत से मुक्ति दिलाएं, ताकि उनके जीवन में फिर से रोशनी लौट सके। जब भी कॉर्बेट उस इलाके में कदम रखते तो उनके मन में सवाल उठते कि क्या वास्तव में ये बाघ इंसान के खिलाफ अपने प्राकृतिक स्वभाव से हटकर कुछ और ही कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ शारीरिक चोट का परिणाम है, या फिर मानव द्वारा जंगल में किए जा रहे अत्यधिक शिकार और मानवीय हस्तक्षेप का भी असर है। यह सवाल उनके मन में धीरे धीरे गहराते गए और उन्होंने महसूस किया कि इस पूरी घटना की जड़ें कहीं और हैं, प्रकृति में संतुलन बिगड़ने की। इन शुरुआती दिनों में जंगल की ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली हरियाली के बीच कॉर्बेट ने स्वयं को एक ऐसे युद्ध के मैदान में पाया जहां न केवल बाघों का शिकार करना था,
बल्कि मानव और प्रकृति के बीच के उस नाजुक संतुलन को भी बहाल करना था। यह संघर्ष सिर्फ उनकी बंदूक की आवाज में नहीं, बल्कि उनके दिल की धड़कनों में भी गूंजता था। जैसे ही चौगढ़ के गांव में बाघों की दहशत ने अपना कड़वा स्वाद चखाया, जिम कॉर्बेट ने ठान लिया कि इस खौफनाक आंधी को रोकना ही उनकी प्राथमिकता है। गांव की गलियों में सुनसान सी खामोशी छाई हुई थी, मानो हर कोने में मौत की आहट गूंज रही हो। कॉर्बेट ने तुरंत अपने निरीक्षण के अभियान को गहराई से आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उनके दिल में न सिर्फ इस दहशत को मिटाने की आग जल रही थी, बल्कि उन्होंने इस बात को भी समझ लिया था कि बाघों के आदमखोर बनने के पीछे एक गहरी कहानी छिपी हुई थी, प्रकृति के संतुलन में आई इस खामी का परिणाम। जब कॉर्बेट जंगल के घने और वीरान रास्तों पर चल पड़े, तो हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता था मानो प्रकृति खुद अपनी कहानियां बयां कर रही हो। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट, दूर दूर तक फैली हरियाली और कभी कभार हवा में बिखरे गीले मिट्टी के खुशबू ने उनके मन में उस अज्ञात रहस्य को जगाया जिसे समझना उनके लिए अत्यंत आवश्यक था। हर पेड़ की शाखा, हर टूटी हुई डाल एक संकेत था, बाघ यहां हाल ही में गुजरे होंगे। कॉर्बेट ने अपने अनुभव और गहन ज्ञान के आधार पर उन निशानों को ध्यान से देखा और समझा कि चौगढ़ के ये बाघ कितने माहिर और चतुर थे। जंगल के उस भाग में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से फूट पाती थीं, कॉर्बेट ने एक एक कदम बढ़ाया। उनकी आंखें सतर्क थीं, हर छोटी सी आवाज पर ध्यान देती थीं। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कोई परछाई उनकी नजरों से छिपी हुई हो, परंतु हर पल, हर धड़कन में उन्होंने महसूस किया कि समय तेजी से बीत रहा है और बाघ कहीं ना कहीं उनका इंतजार कर रहे हैं। एक दिन जब वे एक घने जंगल में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मिट्टी पर बड़े बड़े पंजे के निशान पड़े हुए थे। उन निशानों से साफ जाहिर हो रहा था कि बाघ का कदम भारी पड़ता है और वह अपने शिकार के करीब पहुंचने से पहले हर चीज को अपने हिसाब से छिपा लेता है। कॉर्बेट ने उस निशान को देखकर अपने दिल की धड़कन तेज हो जाने का अनुभव किया। वह जानते थे कि बाघ केवल कुछ ही दूरी पर हो सकते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जंगल में अंधेरा घनिष्ठ होता गया। ठंडी शाम की हवा में अचानक से होने वाली हल्की सी सरसराहट और पेड़ों के बीच से आने वाली अनजानी आवाजें कॉर्बेट के मन में उत्सुकता के साथ साथ सावधानी भी बढ़ा रही थीं। वे धीरे धीरे उस निशान का पीछा करने लगे, हर कदम पर अपने आप को चेतावनी देते हुए कि कहीं अचानक से बाघ का हमला न हो जाए। कॉर्बेट ने महसूस किया कि यह केवल एक शिकार का मामला नहीं था, बल्कि जंगल और मानव के बीच का संघर्ष भी था। बाघ की चालाकी ने उन्हें बार बार चुनौती दी, कभी उसकी गुफा से निकलते हुए अचानक झांकते हुए दृश्य, तो कभी पेड़ों के बीच छिपे हुए उसकी तेज नजर के इशारे। हर बार कॉर्बेट ने अपने अनुभव और धैर्य से उस चुनौती का सामना किया। उनके मन में एक सच्चाई पनप रही थी कि जंगल में हर जीव का अपना उद्देश्य होता है, और जब वह उद्देश्य बाधित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप ऐसे खतरनाक दृश्य सामने आ जाते हैं। एक दिन जब हवा में गहरी ठंडक थी और आसमान से हल्की बूंदें गिर रही थीं, कॉर्बेट ने महसूस किया कि बाघ का निशान और भी स्पष्ट हो गया है। एक गहरी घाटी के पास, जहां जमीन पर सूखे पत्तों का बिछाव था, उन्होंने एक अनोखा निशान देखा। यह निशान इतना स्पष्ट था कि मानो बाघ ने अपने कदमों के निशान को जानबूझकर रोशन कर दिया हो। उस पल कॉर्बेट के अंदर एक तेज ऊर्जा का संचार हुआ। वे जानते थे कि अब शायद बाघ के नजदीक पहुंच गए हैं। जैसे ही उन्होंने उस निशान का अनुसरण किया, जंगल का वातावरण और भी रहस्यमयी हो गया। हर छाया, हर झांकी में उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई अनदेखा अस्तित्व उनके चारों ओर मौजूद है। यह स्थिति ऐसी थी कि मन ही मन में डर और उत्सुकता की एक मिश्रित भावना जन्म ले रही थी। कॉर्बेट ने गहराई से सांस ली और अपने कदम बढ़ाते रहे। उनके मन में यह विचार था कि यह शिकार केवल उनकी बंदूक के निशाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें इस रहस्य को भी उजागर करना होगा कि आखिर इन बाघों के आदमखोर बनने के पीछे क्या कारण था। जंगल की उस निरंतर गहराई में कॉर्बेट ने कई बार महसूस किया कि समय मानो ठहर सा गया हो। वे अपनी आंखों से हर एक छोटी सी हलचल को नोट कर रहे थे, कहीं एक सूखी टहनी का टकराना, कहीं पत्तों का धीरे धीरे गिरना, और कहीं अचानक से हवा में उठती हुई धूल की एक हल्की सी लहर। हर ऐसे संकेत में उन्हें यह महसूस होता था
कि बाघ की उपस्थिति अवश्य ही मौजूद है, पर वह इतनी चतुराई से छिपा हुआ है कि उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। कुछ घंटों तक ऐसे ही चलने के बाद कॉर्बेट को अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी नजर में आ गया हो। एक घने झाड़ी के पीछे से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हर पल ऐसा लगने लगा कि यह आखिरी मौका हो सकता है। कॉर्बेट तुरंत अपने कानों में शांत मन से सुनने की कला विकसित की, जंगल की हर आवाज को समझने की कला। उस समय हर छोटी सी आवाज उनके लिए एक सुराग थी कि बाघ कहीं न कहीं छिपा हुआ है। आखिरकार एक पल ऐसा आया जब झाड़ियों के बीच से एक विशाल भयावह आकार उभर आया। बाघ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके पंजों की हलचल से साफ जाहिर हो रहा था कि वह बेहद सतर्क है। उस पल जैसे समय थम सा गया हो, कॉर्बेट ने अपनी सारी ताकत और साहस को एक साथ समेटा। उन्होंने महसूस किया कि यह वह क्षण है जब इंसान और प्रकृति के बीच की इस दीवार को तोड़ना है। बाघ ने जैसे ही एक आक्रामक कदम बढ़ाया, कॉर्बेट ने अपनी बंदूक से निशाना साधा। उस पल की गूंज, हवा में फैलती हुई गोली की आवाज और बाघ की आखिरी चीख, ये सभी एक अद्वितीय दृश्य थे जो आज भी जंगल में गूंजते हैं। बाघ का वह आखिरी आक्रमण था जिसने न केवल उस दिन की दहशत को समाप्त किया, बल्कि गांव वालों के दिलों में एक नई आशा भी जगाई। बाघ के गिरते ही जंगल में एक पल के लिए स्थिरता छा गई, मानो प्रकृति ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। कॉर्बेट ने उस क्षण में न केवल अपने साहस की विजय महसूस की, बल्कि यह भी समझा कि इस पूरे संघर्ष में उन्होंने एक बहुत बड़ा पाठ सीख लिया है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है और इसे बहाल रखना कितना महत्वपूर्ण है। उस घटना के बाद कॉर्बेट ने गहराई से सोचा कि क्यों ये बाघ इंसानों के खिलाफ इतनी क्रूरता से हमला करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बाघ का आदमखोर बनना केवल उसकी अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि उस समय के सामाजिक और पर्यावरणीय बदलावों का भी परिणाम था। जंगल में निरंतर बढ़ते शिकार, प्राकृतिक आवास का संकुचन और मानव हस्तक्षेप ने इन प्राणियों के जीवन में बदलाव ला दिया था। यही कारण था कि चौगढ़ के ये बाघ, जो कभी अपने प्राकृतिक रूप में सुंदर और गर्वीले थे, आज इंसानों के लिए भय का प्रतीक बन गए थे। कॉर्बेट ने अपने इस साहसिक अभियान में न केवल अपनी सूक्ष्म दृष्टि से बाघों के हर व्यवहार को समझने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर यह भी जाना कि इन घटनाओं का समाज पर कितना गहरा असर पड़ता है। ग्रामीणों की पीड़ा, उनके दर्द और उनके अनगिनत अनुभवों ने कॉर्बेट के मन में एक गहरी संवेदना भर दी। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल शिकार नहीं करेंगे, बल्कि इस घटना के पीछे छिपे कारणों को भी उजागर करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए कॉर्बेट ने महसूस किया कि हर मोड़ पर प्रकृति अपने नए अध्याय का संदेश देती है। बाघों के निशान से लेकर अचानक से बदलते मौसम तक, हर तत्व में एक कहानी थी, कहानी उस संतुलन की जो इंसान और प्रकृति के बीच बहाल रहना चाहिए। उन्होंने देखा कि जंगल में हर चुप्पी, हर आवाज, हर हल्की सी सरसराहट में बाघों के जीवन की एक झलक छिपी है। यही वह रहस्य था जिसे समझने के लिए उन्हें अपनी सूक्ष्म दृष्टि और अटूट धैर्य की आवश्यकता थी। कुछ दिनों के लगातार निरीक्षण के बाद कॉर्बेट ने कई बार ऐसा महसूस किया कि जंगल की गहराई में बाघों की मौजूदगी मानो एक अदृश्य परछाई की तरह हो गई है। हर बार जब वह किसी निशान पर रुकते तो उनके मन में एक नई उम्मीद जागृत होती, एक उम्मीद कि शायद यह वही क्षण होगा जब वह बाघों की चालाकी और चतुराई के पीछे छुपे रहस्य को समझ पाएंगे। उन दिनों में जंगल की ठंडी हवा, धीमी धीमी बदलती रोशनी और पेड़ों की जड़ से जुड़ी कहानियां कॉर्बेट को लगातार याद दिलाती थीं कि प्रकृति में हर चीज का अपना एक नियम है। इस नियम के अंतर्गत बाघों का आदमखोर बन जाना सिर्फ एक अपरिहार्य परिणाम नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, चेतावनी कि मानव हस्तक्षेप से प्रकृति के संतुलन में कितना बड़ा व्यवधान आ सकता है। कॉर्बेट के इस रोमांचक सफर में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उन्होंने महसूस किया कि जब तक इंसान प्रकृति के इस नियम को समझकर उसका सम्मान नहीं करता, तब तक ऐसे खतरनाक दृश्य दोहराए जा सकते हैं। जंगल में बिखरी हुई मिट्टी, सूखे पत्तों की खनक और धीमी धीमी बहती हवा में उन्होंने बाघों की मौजूदगी को महसूस किया, जो उनके दिल में एक नई चेतना जगाती। इस भाग के अंत तक
कॉर्बेट ने उस दिन की गहरी यादें संजोलीं जब बाघ का आखिरी आक्रमण हुआ था। वह अनुभव जो उनकी आंखों में उभर आया था, आज भी उनके दिल को छू जाता है। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि जब भी हम प्रकृति के साथ गलतियां करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। जंगल की इस कठोर सच्चाई ने उन्हें अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया कि असली जीत सिर्फ एक बाघ को मारने में नहीं, बल्कि उस संतुलन को बहाल करने में है जो हमें और प्रकृति को साथ लेकर चलता है। जब कॉर्बेट ने जंगल के गहरे और अनजाने रास्तों पर कदम रखा तो उनकी आत्मा में एक अद्भुत मिश्रण था, साहस के साथ साथ संदेह, उत्सुकता और कभी-कभी भी घबराहट। जंगल की हर एक आवाज, हर एक हल्की सी सरसराहट उनके दिल की धड़कनों में गूंज रही थी। उस समय जब अंधेरी रात ने जंगल पर अपना घना सा पर्दा ओढ़ लिया था तो प्रकृति की शांतता भी मानो एक नई दहशत लिए हुई थी। ठंडी हवाओं में पत्तों के झुरमुट की सरसराहट, सूखी मिट्टी की खनक और दूर कहीं कोई अज्ञात जीव की दहाड़ ने कॉर्बेट के मन में एक अनकही कहानी बयां करने लगी। एक कहानी जो इंसान और प्रकृति के बीच के संघर्ष, उस संतुलन और उस अनिश्चितता की थी जिसे समझना अत्यंत कठिन था। उस समय कॉर्बेट के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वास्तव में ये बाघ सिर्फ इंसानों के शिकार के लिए होते हैं, या फिर प्रकृति के उन अपरिहार्य नियमों का नतीजा है जहां हर जीव अपने अस्तित्व के लिए अनुकूल परिस्थितियां तलाशता है। उनकी आंखों में जंगल के हर कोने की गहराई झलक रही थी और उनके कदमों में उस अदृश्य शक्ति का आभास था जो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें लगता कि जैसे जंगल की हर छाया, हर झांकी में कोई रूप बदलकर उन्हें घूर रहा हो। एक बूंद बूंद बारिश की फुहारें जब धीरे धीरे धरती पर गिरने लगीं तो कॉर्बेट ने महसूस किया कि प्रकृति ने अपना साज सज्जा बदल ली है। उन बूंदों के साथ ही जंगल की गंध में एक नई खुशबू समा गई थी, वो खुशबू जो केवल उन पलों में आती है जब मन को असीम शांति के साथ साथ अजीब सी बेचैनी भी महसूस होती है। कॉर्बेट ने अपने चारों ओर देखा, कहीं सूखी शाखाओं का टूटना, कहीं पत्तों के बीच से गुजरती हल्की सी हवा और हर छोटी सी आवाज में उनके लिए एक सुराग बनकर उभरती जा रही थी। उन दिनों में कॉर्बेट ने कई बार नजदीकी मुठभेड़ों का अनुभव किया। एक शाम जब अंधेरा गहराने लगा था, वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक झाड़ी के पीछे से अचानक से कुछ हलचल हुई। उनकी आंखें तुरंत उस हलचल पर टिक गईं और मन में तुरंत एक तीव्र चेतावनी की लहर दौड़ गई। उस पल उनके अंदर का शिकारी मन जाग उठा, हर एक सूक्ष्म संकेत को पकड़ने की उनकी क्षमता चरम पर थी। झाड़ी के पीछे एक विशाल आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी, बाघ जिसकी आंखों में प्रचंड शक्ति और अदम्य साहस की चमक थी। उस दृश्य ने उनके दिल की धड़कनें और तेज कर दी। कॉर्बेट ने उसी क्षण महसूस किया कि हर सेकंड का महत्व है। उनके मन में एक साथ डर, उत्साह और ठंडक का मिश्रण उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी बंदूक संभाली, परंतु मन में एक विचार भी गूंज उठा कि शायद इस बाघ की चाल में कोई नई कहानी छुपी है जिसे समझने के लिए उन्हें बस एक कदम और आगे बढ़ना होगा। उस नजदीकी मुठभेड़ में जब बाघ ने अपने पंजों के निशान को जमीन पर छोड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू किया तो कॉर्बेट ने उसकी हर एक हरकत पर ध्यान दिया। हर झुकाव, हर उछाल में उन्होंने महसूस किया कि यह शिकार केवल शारीरिक मुकाबले का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष का भी प्रतीक है। जंगल की अंधेरी गलियों में जहां हर पेड़ एक कहानी सुनाता था और हर छाया एक रहस्य बयां करती थी, कॉर्बेट ने अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को भी महसूस किया। कई बार उन्हें ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति की प्रचंड शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो, उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों से जोड़ने के लिए। उन पलों में जब एक पल के लिए समय थम सा गया, कॉर्बेट ने अपने मन में सोचा कि इस जंगल में हर जीव का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंसान भी उसी अस्तित्व का हिस्सा है और बाघ भी उसी संघर्ष का प्रतीक है। एक रात जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, कॉर्बेट ने अपने कैंप के पास ही महसूस किया कि जैसे कोई बड़ी आपदा आने वाली है। ठंडी हवाओं की आहट और दूर से सुनाई देने वाली अज्ञात आवाजें उनके मन में एक नई चेतना जगाने लगीं। उस रात जब चांदनी ने अपने उजाले से जंगल को रोशन किया,
तो उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति की हर चमक, हर छाया में एक गहरी कहानी छुपी हुई है। बाघों के आदमखोर बनने का रहस्य, उनके टूटे हुए पंजों और क्षतिग्रस्त दांतों का सच, सब कुछ मिलकर एक ऐसी कहानी बयां कर रहा था जिसे समझना आसान नहीं था। कॉर्बेट ने उस रात कई बार अपने मन में यह प्रश्न उठाया कि क्या इंसान अपने ही हस्तक्षेप से इन प्राणियों के स्वभाव को बदल देता है? जंगल के प्राकृतिक संतुलन में आई यह छोटी सी दरार कैसे इतनी बड़ी हो गई कि एक समय ये बाघ इंसान के खिलाफ हथियार उठा लें? इस सोच में डूबे हुए उन्होंने महसूस किया कि शायद प्रकृति हमें लगातार यह संदेश देती रहती है कि संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। उस रात के अनुभव ने उन्हें और भी अधिक गहनता से सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलने लगीं, तो कॉर्बेट ने अपने अनुभवों को आत्मसात करते हुए एक नई योजना बनाई। उन्होंने ठान लिया कि बाघों के व्यवहार और उनके आदमखोर बनने के कारणों को केवल मारकर समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उस गहरे कारण तक पहुंचना होगा जिसे समझे बिना भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। कॉर्बेट ने अपनी हर एक नजदीकी मुठभेड़ और अनुभव को एक सीख में बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब भी वे जंगल में प्रवेश करते हैं तो सिर्फ अपनी बंदूक ही नहीं, बल्कि अपनी समझ, धैर्य और संवेदनशीलता भी साथ लेकर चलते हैं। उनके लिए हर एक कदम, हर एक निगाह एक नया अध्याय खोलती थी उस जंगल के रहस्यों का, उस संतुलन का और उस असीम भय का जिसे इंसान और प्रकृति के बीच बनाए रखना कितना कठिन है। उन दिनों कॉर्बेट ने कई बार नजदीकी मुठभेड़ों का अनुभव किया जिनमें उन्होंने खुद को मौत के करीब महसूस किया। एक बार जब वे एक गहरी घाटी के पास से गुजर रहे थे, अचानक से बाघ ने उनके ऊपर से एक तेज झटके के साथ छलांग लगाई। उस पल उनकी धड़कनें तेज हो गईं और हर अंग में बिजली सी दौड़ गई। लेकिन उनकी सूक्ष्म दृष्टि और अदम्य साहस ने उन्हें उस भयंकर स्थिति से उबार लिया। उस घटना ने उन्हें यह समझाया कि प्रकृति की यह क्रूरता कितनी नाजुक है और इंसान के लिए हर पल संघर्ष है। जंगल की कठोर सच्चाइयों में कॉर्बेट ने न केवल अपने शारीरिक कौशल का परीक्षण किया, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को भी चुनौती दी। उन्होंने महसूस किया कि इन मुठभेड़ों में, जहां हर क्षण मौत के करीब होता है, इंसान के भीतर की एक अदम्य जिद होती है जीने की, सीखने की और अंततः उस संतुलन को बहाल करने की। यह संघर्ष उन्हें हर दिन एक नई सीख देता और साथ ही साथ उनके भीतर की संवेदनशीलता को भी जगाता। उस अनुभव के बाद कॉर्बेट ने गहराई से महसूस किया कि जंगल के ये रहस्य, ये चुनौतियां केवल शिकार का मामला नहीं है, बल्कि ये हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रकृति के हर नियम का सम्मान करना कितना जरूरी है। बाघों का आदमखोर बन जाना सिर्फ उनकी शारीरिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह मानव द्वारा जंगल में किए जा रहे अंधाधुंध शिकार, आवास के नष्ट होने और प्राकृतिक संतुलन में आई दरार का भी परिणाम था। कॉर्बेट ने अपने अनुभवों को न केवल अपने भीतर संजोया, बल्कि उन्होंने हर घटना से एक नई सीख ली। उन्होंने महसूस किया कि जंगल में हर जीव का अपना एक उद्देश्य होता है और जब वह उद्देश्य बाधित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप एक नई दहशत जन्म लेती है। उनकी आंखों ने उन घटनाओं के पीछे छुपे गहरे कारणों को देखा, टूटे हुए दांत, घायल पंजे और उस निरंतर बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप का असर जिसने जंगल के उस संतुलन को तोड़ दिया था। उन दिनों की कई रातों में जब चांदनी ने अपने उजाले से जंगल को रोशन किया, तो कॉर्बेट अपने मन में विचारों के मंथन में डूब जाते थे। वे सोचते थे कि कैसे इंसान ने अनजाने में प्रकृति के नियमों को भुला दिया है और कैसे उस भूल के परिणाम स्वरूप ये प्राणी अपने प्राकृतिक स्वभाव से हटकर इंसानों का शिकार करने लगे हैं। उनकी हर नज़दीकी मुठभेड़ ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि गहरी समझ और संवेदनशीलता से ही इन घटनाओं का समाधान निकाला जा सकता है। जंगल में बिताए गए उन दिनों की गहराई, उन घटनाओं की तीव्रता और उन नज़दीकी मुठभेड़ों ने कॉर्बेट के मन में एक अटूट स्मृति छाप दी, एक स्मृति जो आज भी उन्हें प्रेरित करती है कि इंसान और प्रकृति के बीच के इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक शिकारी का जोश नहीं, बल्कि एक संवेदनशील पर्यावरणविद की गहरी समझ भी थी।
उस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि प्रकृति का संतुलन तभी बहाल रहेगा जब हम उसके हर नियम का सम्मान करेंगे। जंगल की हर ठंडी हवा, हर सूखी शाखा और हर चुप्पी में एक गहरी कहानी छुपी होती है, एक कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल है और इसे कैसे संरक्षित रखा जाए। इस भाग के अंत में कॉर्बेट ने अपने अनुभवों से यह निष्कर्ष निकाला कि चौगड़ के इन बाघों का शिकार केवल एक सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह था। हर मुठभेड़ ने उन्हें प्रकृति की उस कठोर सच्चाई से रूबरू कराया कि जब इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बिगड़ता है तो न केवल एक प्राणी बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर उसका गहरा असर पड़ता है। इन अनुभवों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि किस तरह के कदम उठाकर हम भविष्य में ऐसे संघर्षों को टाल सकते हैं। कॉर्बेट ने महसूस किया कि इस सफर में, जहां हर क्षण एक नई चुनौती लेकर आता है, इंसान को अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और समझदारी का सहारा लेना होगा। उनकी नजदीकी मुठभेड़ों ने उन्हें यह सिखाया कि केवल बाहरी शौर्य ही नहीं, बल्कि आंतरिक संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इस पूरी गहराई में जंगल ने उन्हें यह संदेश दिया कि हर जीव का अपना अस्तित्व है और जब तक हम उस अस्तित्व का सम्मान करेंगे, तब तक हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। उनकी इस यात्रा ने उन्हें एक ऐसे शिक्षक के रूप में परिवर्तित कर दिया जो न केवल शिकार करता है, बल्कि उस ज्ञान और अनुभव को भी बांटता है जिससे आने वाले जमाने में प्रकृति के संतुलन को बहाल किया जा सके। कॉर्बेट को चौगड़ क्षेत्र के आदमखोर बाघों के बारे में जानकारी मिलती है। वहां के गांव वाले इन बाघों के आतंक से बेहद डरे हुए थे। बाघों का हमला अचानक होता था और उनकी आदमखोर प्रवृत्ति ने गांवों में भय का माहौल बना दिया था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये बाघ क्यों आदमखोर बन गए? कॉर्बेट ने जब गांव वालों से बाघों के बारे में बात की तो उन्हें यह पता चला कि इन बाघों के हमले कोई साधारण घटना नहीं थी। ये बाघ बहुत ही चालाकी से अपने शिकार को चुनते थे और उनके हमलों का पैटर्न किसी भी साधारण शिकारी से बहुत अलग था। कॉर्बेट ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें इस समस्या का समाधान निकालना होगा, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था जितना लगता था। कॉर्बेट ने गांव में समय बिताकर बाघों के शिकार के तरीकों और उनके आदमखोर बनने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की। उन्हें यह महसूस हुआ कि बाघों के आदमखोर बनने के पीछे कई कारण हो सकते थे, जैसे उनके प्राकृतिक शिकार की कमी, जंगलों में हो रहा इंसानी हस्तक्षेप या फिर बाघों की शारीरिक समस्याएं। कॉर्बेट ने इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई। गांव में कई बार कॉर्बेट को बाघों के बहुत करीब आने का अनुभव हुआ। एक बार जब वे गांव से थोड़ी दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे, उन्होंने देखा कि बाघों के पैरों के निशान उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे जानते थे कि बाघों के इतने करीब होना बहुत ही खतरनाक हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित रखा। जंगल में बाघों का शिकार करना कॉर्बेट के लिए आसान नहीं था। बाघ न केवल बहुत ही चतुर शिकारी थे, बल्कि वे अपने शिकार को धोखा देने में भी माहिर थे। कॉर्बेट ने देखा कि बाघ जंगल के उन इलाकों में छुपे रहते थे जहां इंसानों का आना जाना कम होता था। वे झाड़ियों, पेड़ों और चट्टानों के बीच छुपकर अपने शिकार का इंतजार करते थे। कॉर्बेट को यह समझ में आया कि अगर उन्हें इन बाघों को पकड़ना है तो उन्हें भी उतनी ही चालाकी से काम करना होगा। जंगल की हर आवाज, हर सरसराहट ने कॉर्बेट को सतर्क रखा। उन्हें यह पता था कि बाघ कहीं भी और कभी भी हमला कर सकते थे। उन्होंने गांव वालों से बाघों के हमलों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उस आधार पर अपनी योजना बनाई। कॉर्बेट ने जंगल के उन इलाकों को छाना जहां बाघों के पैरों के निशान मिले थे और वे उन जगहों पर इंतजार करने लगे जहां उन्हें बाघों के आने की संभावना थी। एक दिन कॉर्बेट को बाघों के बहुत करीब आने का मौका मिला। वे एक पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार कर रहे थे जब उन्होंने बाघ की धीमी चाल की आवाज सुनी। बाघ उनके बहुत करीब था, लेकिन कॉर्बेट ने अपनी बंदूक नहीं चलाई। उन्होंने बाघ की चाल को ध्यान से देखा और उसके अगले कदम का इंतजार किया। यह कॉर्बेट की धैर्य और समझदारी थी जिसने उन्हें उस खतरनाक स्थिति से सुरक्षित बाहर निकाला। कॉर्बेट ने बाघों के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इन बाघों के आदमखोर बनने का कारण उनकी शारीरिक कमजोरी थी। उन्हें पता चला कि बाघ के दांत टूटे हुए थे, जिसके कारण वह अपने प्राकृतिक शिकार को पकड़ने में असमर्थ था।
इसीलिए वह इंसानों पर हमला करने लगा था। यह समझने के बाद कॉर्बेट ने बाघ को खत्म करने का फैसला किया ताकि गांव वालों को इस खतरे से छुटकारा मिल सके। कॉर्बेट के लिए चौगढ़ के बाघों का शिकार करना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उनकी साहस और धैर्य ने उन्हें इस खतरनाक मिशन में सफल बनाया। उन्होंने न केवल बाघों को मारा, बल्कि यह भी समझा कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब कॉर्बेट ने उस दिन के खतरनाक संघर्षों और बाघों के साथ हुई मुठभेड़ों का सामना किया, तो उनके मन में एक अनोखा मनोवैज्ञानिक झटका आया। जंगल के उस घने अंधेरे में, जहां हर आवाज एक नई चेतावनी लेकर आती थी, कॉर्बेट ने न केवल अपने शारीरिक साहस का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने भीतर चल रहे मनोवैज्ञानिक संघर्षों का भी सामना किया। उनके दिल में गहरे सवाल उठने लगे, क्या इस प्रकृति के क्रूर खेल में इंसान के अस्तित्व का कोई स्थान बचा है? क्या यह युद्ध केवल एक शिकारी और उसके शिकार के बीच है, या फिर इसमें प्रकृति के संतुलन का भी कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? गांव की ओर लौटते समय कॉर्बेट के मन में गांव वालों की कहानियां और उनके दर्द ने एक नई गहराई जोड़ दी। गांव में जिस भय के माहौल का अनुभव हुआ था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कई लोग अपने जीवन में इतनी दहशत झेल चुके थे कि उनकी आंखों में निराशा की चमक थी, परंतु वहीं उनमें उम्मीद की एक किरण भी बची हुई थी। उनके दिलों में कॉर्बेट की बहादुरी और उनकी समझदारी का सम्मान भर गया था। हर कहानी, चाहे वह किसी मां का दर्द हो या बुजुर्ग की आंखों में गहरे आंसू, उस एक संदेश को दर्शाती थी कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, नहीं तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। कॉर्बेट ने गांव वालों से व्यक्तिगत तौर पर बात की। उनके चेहरे पर छुपा हुआ भय, उनके बोलचाल में रूठापन, ये सब देखकर कॉर्बेट के मन में गहरी पीड़ा बैठ गई। उन्होंने सुना कि कैसे एक एक शिकार ने लोगों के जीवन को बदल दिया था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कैसे बाघों के हमलों से उनका मान सम्मान झटपटा गया था, कैसे उनका जीवन भय में जीने लगा था। इस दर्द भरी कहानी ने कॉर्बेट के मन में एक नया संकल्प जगा दिया कि इंसान और प्रकृति के बीच के इस नाजुक संतुलन को बहाल करना ही असली विजय होगी। जंगल में बिताए हर एक पल ने उन्हें सिखाया कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि शारीरिक मुकाबला। हर बार जब वे एक बाघ के निशान का पीछा करते, तो उनके मन में वह प्रश्न उठता, क्या यह सिर्फ एक शिकारी का खेल है, या फिर प्रकृति की उस असीम शक्ति का परिचय है जो इंसान को बार बार उसकी कमजोरियों का एहसास दिलाती है। उनके भीतर चल रहे इस विचारों ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। अक्सर रात की चुप्पी में जब अकेले अपने कैंप के पास बैठकर वे जंगल के उन अनदेखे पहलुओं पर विचार करते, तो उन्हें ऐसा लगता कि प्रकृति का हर जीव, हर आवाज, हर झिलमिलाती रोशनी में एक संदेश छिपा है। गांव की प्रतिक्रियाएं भी इस मनोवैज्ञानिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू थीं। गांव वाले, जो पहले से ही भय में जी रहे थे, अब धीरे धीरे उन कहानियों से सीखने लगे थे जो कॉर्बेट उनके साथ साझा कर रहे थे। कुछ लोग तो यह मानने लगे कि बाघों के हमले का कारण केवल उनकी शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि मानव द्वारा जंगल में किए जा रहे अत्यधिक शिकार और आवाज के नुकसान का भी परिणाम था। इन विचारों ने गांव वालों में एक नई चेतना जगा दी, एक चेतना कि जंगल के संतुलन को बहाल करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही उनके अस्तित्व का बचाव करेगा। कॉर्बेट ने गांव में कई वार्तालाप आयोजित किए, जहां उन्होंने बताया कि कैसे जंगल और मानव का संतुलन आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते, तो न केवल वन्य जीवों का विनाश होगा, बल्कि हमारा स्वयं का भी भविष्य धूमिल हो जाएगा। उनकी बातों में एक गहरी संवेदना थी जो गांव वालों के दिलों तक पहुंच गई। कुछ ने तो अपने खेतों और जंगल के पास के हिस्सों की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी। यह समझ में आया कि अगर इंसान जंगल के संतुलन का सम्मान करता है, तो वह खुद भी सुरक्षित रह सकता है। कॉर्बेट के इस अनुभव ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भी बदल दिया। वह अब केवल एक शिकारी नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे शिक्षक बन गए जिन्होंने जंगल के उस गहरे रहस्य को समझने की ठानी थी। उनके लिए हर बाघ का निशान, हर टूटती शाखा, हर अचानक से आने वाली हवा में छिपी कहानी, सभी ने मिलकर एक बड़ा संदेश दिया। प्रकृति के नियमों का सम्मान करो और संतुलन बनाए रखो। इस मनोवैज्ञानिक यात्रा में कॉर्बेट ने कई बार अपने ही डर का सामना किया।
उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इंसान के भीतर की कमजोरियां और भय किस तरह से उसे प्रकृति के इस कठिन खेल में पीछे धकेल देते हैं। परंतु उन्होंने अपने अनुभवों से यह भी सीखा कि साहस केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मसम्मान से भी आता है। उनकी हर नजदीकी मुठभेड़ ने उन्हें यह समझाया कि जब इंसान अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान लेता है, तभी वह उन्हें पार कर सकता है। एक दिन जब कॉर्बेट गांव लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव के कुछ बच्चे अब खुले में खेलते हुए लौट आए थे, मानो डर का माहौल अब कम हो गया था। यह दृश्य उनके मन में एक नई आशा जगा गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी इस यात्रा का सिर्फ शिकार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने गांव वालों के मन में भी एक नई चेतना का संचार किया। कॉर्बेट ने धीरे धीरे गांव में एक नई लहर का अनुभव किया, एक ऐसा अनुभव जिसमें लोगों ने अपनी आत्मा में भरोसा फिर से जगाने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि जंगल की दहशत से पार पाने का सही तरीका यही है कि इंसान अपनी कमजोरियों को समझे और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे। इस समझदारी ने उन्हें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जहां हर जीव का सम्मान हो और हर व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारी का एहसास हो। उन दिनों के अनुभवों ने कॉर्बेट के मनोबल को मजबूत कर दिया। उन्होंने न केवल अपने अनुभवों को लिखित रूप में संजोया, बल्कि गांव वालों के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित किया कि आगे चलकर ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। उनके विचारों में यह स्पष्ट था कि इंसान और प्रकृति का संतुलन ही वास्तव में जीवन का सार है। जंगल की उन रातों में जब अंधेरे ने अपनी काली चादर ओढ़ ली थी और चांदनी की हल्की हल्की किरणें पेड़ों के बीच झिलमिलाने लगीं, कॉर्बेट ने महसूस किया कि प्रकृति के हर तत्व में एक नई कहानी छुपी होती है। हर गिरी हुई पत्ती, हर टूटती शाखा, सब कुछ एक संदेश देता है कि जीवन का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। उन्होंने यह भी जाना कि अगर इंसान इस संतुलन का सम्मान नहीं करेगा, तो वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाएगा। इस मनोवैज्ञानिक संघर्ष और गांव वालों की प्रतिक्रियाओं ने कॉर्बेट को यह संदेश दिया कि उनकी लड़ाई केवल बाघों से नहीं थी, बल्कि उस व्यापक संघर्ष से थी जो मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए जा रहे अन्याय से जुड़ा हुआ था। इस समझ ने उन्हें एक नए दृष्टिकोण से भर दिया, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें इंसान और वन्य जीवों के बीच एक नई समझ, एक नया संबंध स्थापित हो सके। और इस पूरे अनुभव ने कॉर्बेट को एक ऐसे अध्यापक में परिवर्तित कर दिया जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने का संकल्प लिया कि प्रकृति का संतुलन ही जीवन का मूल आधार है। उनके मन में अब यह दृढ़ विश्वास था कि अगर हम सभी मिलकर प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो न केवल वन्य जीवों का संरक्षण होगा, बल्कि मानव सभ्यता भी सुरक्षित रहेगी। जंगल की ठंडी हवाओं और हरियाली में छिपे रहस्यों के बीच कॉर्बेट ने गांव लौटकर लोगों से गहन वार्तालाप की। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए उन्होंने हर एक चेहरे में छिपे दर्द, संघर्ष और उम्मीद की झलक देखी। बुजुर्गों के शब्दों में गहरी पीड़ा थी, जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे वर्षों तक इन बाढ़ों ने उनके जीवन में अकल्पनीय त्रासदी फैलाई थी। एक वृद्ध आदमी ने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, जब से इन बाघों ने हमला किया है, हमारे गांव की रौनक ही खो गई है। अब तो बच्चों की हंसी भी सूनी सी लगती है। ऐसे बयान कॉर्बेट के दिल को छू गए। उन वार्तालापों में उन्होंने पाया कि गांव वालों ने अपने अनुभवों के माध्यम से न केवल अपने दर्द को साझा किया, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि कैसे मानवीय गतिविधियां, जंगल की कटाई, शिकार और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन ने इन प्राणियों के स्वभाव में बदलाव ला दिया है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा हाथ भी इन प्राणियों के जीवन में इतना असर डाल सकता है। एक किसान ने चुपचाप कहा, मानो उसके शब्दों में आत्मनिरीक्षण की गूंज हो। इन बातचीत ने कॉर्बेट को और भी अधिक उस जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का एहसास दिलाया, जिसमें मानव और वन्य जीव साथ साथ रहते हैं, लेकिन अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कॉर्बेट ने स्वयं भी उन वार्तालापों के दौरान अपने अंदर चल रहे मनोवैज्ञानिक संघर्ष को गहराई से महसूस किया। जंगल में बिताए उन कठिन दिनों की यादें आज भी उनके मन में जीवंत हैं। वह पल जब हर कदम पर मौत के संकेत नजर आते थे, जब हवा में बिखरी मिट्टी के कण और टूटती शाखाओं की खनक में एक अजीब सी चेतावनी छिपी होती थी। उन्होंने सोचा,
क्या इंसान अपनी लापरवाही से प्रकृति के संतुलन को इतना बिगाड़ देता है कि अंततः खुद उसके दुष्परिणामों का शिकार बन जाता है? यह सवाल उनके मन में बार बार गूंजता रहा। गांव में आयोजित कई समूह चर्चाओं में, जहां महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी ने अपने अनुभव साझा किए, कॉर्बेट ने यह भी देखा कि कैसे इन घटनाओं ने लोगों में एक नई जागरूकता पैदा की थी। अब लोग अपने खेतों और जंगलों के करीब अधिक सजग हो गए थे। कुछ परिवारों ने मिलकर स्थानीय स्तर पर वन्य जीव संरक्षण के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। अगर हम अपने जंगल को बचाने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमारी अगली पीढ़ी भी इस धरती की खूबसूरती का आनंद उठा सकेगी, एक युवा ने जोश भरे स्वर में कहा। इन बातों ने कॉर्बेट के भीतर एक आशा की किरण जगाई कि शायद मानव और प्रकृति के बीच फिर से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। कॉर्बेट ने गांव के बीच गहराई से बैठकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि कैसे जंगल का प्रत्येक जीव, चाहे वह इंसान हो या बाघ, एक दूसरे पर निर्भर करता है। प्रकृति का नियम है संतुलन, उन्होंने कहा, और अगर हम उस संतुलन को खो देते हैं तो हमें इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उनके शब्दों में एक अजीब सी गंभीरता और संवेदना थी, जिसे सुनकर गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। इस बीच जंगल के अनदेखे रहस्यों पर भी चर्चा हुई। कॉर्बेट ने बताया कि कैसे जंगल की हर छाया, हर पेड़, हर छोटी सी सरसराहट में एक कहानी छिपी होती है। उन्होंने बताया कि बाघों के आदमखोर बनने की कहानी सिर्फ उनकी शारीरिक कमजोरी का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह मानवीय हस्तक्षेप का भी एक प्रतिफल था। जंगल में हुए अंधाधुंध शिकार, जंगलों के कटाव और प्राकृतिक आवासों की कमी ने इन प्राणियों के स्वभाव में बदलाव ला दिया था। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है तो उसके परिणाम सामने आते हैं, उन्होंने जोर देकर कहा। कॉर्बेट के मन में उस गहन अनुभव का प्रभाव स्थायी रूप से उतर गया। उन्होंने महसूस किया कि इस अनुभव ने उन्हें एक ऐसे अध्यापक में बदल दिया है जो आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देना चाहता है कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करना अनिवार्य है। गांव में हुए विस्तृत वार्तालापों, व्यक्तिगत कहानियों और गहन चिंतन ने न केवल उन्हें आंतरिक संतुलन सिखाया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि अगर हम सभी मिलकर प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो न केवल वन्य जीवों का बचाव होगा, बल्कि मानव सभ्यता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कॉर्बेट ने गांव में यह भी देखा कि धीरे धीरे लोग फिर से जीने लगे थे। उनके चेहरे पर डर की जगह उम्मीद की चमक लौट आई थी। बच्चों के खेलने की आवाज, महिलाएं अपने कार्यों में जुट गई थीं और बुजुर्गों के मन में एक नई जागरूकता थी। इस परिवर्तन को देखकर कॉर्बेट के मन में संतोष और संतुलन का एक नया अनुभव आया। उन्होंने महसूस किया कि मानव अपने भीतर की कमजोरियों को समझकर और प्रकृति का सम्मान करके जीवन में एक नया संतुलन स्थापित कर सकता है। इस भाग में हमने कॉर्बेट के मनोवैज्ञानिक संघर्ष, गांव वालों की गहन वार्तालापों और जंगल के उन अनदेखे रहस्यों पर विचार किया जो बतलाते हैं कि कैसे मानव और प्रकृति का यह संघर्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये अनुभव न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा थे, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक सीख भी थे जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन का उजाला धीरे धीरे फीका पड़ता गया, जंगल की गहराई में अंधेरे की परतें गाढ़ी होने लगीं। उस समय कॉर्बेट की आंखों में एक नई चमक थी। वह जानते थे कि यह वह आखिरी मौका है जब उन्हें चौगढ़ के बाघों के रहस्यमयी संसार से रूबरू होना है। उनके दिल में एक अजीब सी उत्तेजना और सजगता थी, मानो प्रकृति ने उन्हें चेतावनी दी हो कि अब समय आ गया है कि असली मुठभेड़ शुरू हो। जंगल की नमी से भीगी हुई मिट्टी पर उनके कदम की खनक, पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली खामोशी, सब कुछ एक ऐसे माहौल का निर्माण कर रहा था जहां हर पल मौत का एहसास भी छिपा था। कॉर्बेट ने अपने मन में गहराई से सोचा कि इस पूरे संघर्ष के पीछे का रहस्य क्या है। क्या यह केवल एक शिकारी और उसके शिकार के बीच का मुकाबला है, या फिर इस संघर्ष में प्रकृति के उस संतुलन का प्रश्न भी झलकता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उनकी आंखों ने उस घने जंगल में छिपे हर एक निशान, हर एक हल्की सी हलचल को गौर से देखा। उन्हें मालूम था कि चौगढ़ के ये बाघ केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि अपनी अनपेक्षित चालाकी और चतुराई से भी जानलेवा साबित होते हैं। कई बार उन्होंने महसूस किया
कि जैसे जंगल की हर छाया में बाढ़ की उपस्थिति छिपी हुई हो और हर पल वह कहीं से उभर कर आ सकता है। यही सोच उन्हें एक अद्वितीय सतर्कता में बांध कर रखती थी। अंततः वह क्षण आया जब एक अचानक से गहरी खामोशी में से एक भयानक दहशत प्रकट हुई। एक विशाल आकृति जो पहले से छिपी हुई थी अब उभर कर सामने आ गई। बाघ की आंखों में प्रचंड शक्ति की चमक थी और उसके पंजों की हलचल से साफ जाहिर हो रहा था कि वह अपने आखिरी हमले के लिए तैयार है। उस क्षण कॉर्बेट की धड़कनें तेज हो गईं, हर एक पल मानो अनिश्चितता और घबराहट का मिश्रण हो। समय मानो एक पल के लिए थम सा गया। जंगल की ठंडी हवा में अचानक से उठी एक तीव्र खामोशी और फिर एक जोरदार दहाड़ ने उस मौन को तोड़ दिया। बाघ ने अपने पंजों की ताकत से जमीन पर उथल पुथल मचाई और उसकी चाल में वह अंतिम आक्रमण झलक उठा। कॉर्बेट ने बिना किसी झिझक के अपनी बंदूक उठाई, जैसे कि हर एक पल में उनका पूरा अस्तित्व समाया हो। उस क्षण जब बाघ ने अपने पंजों से एक आक्रामक कदम बढ़ाया, कॉर्बेट की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। उन्होंने न केवल अपने अनुभव और प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाया, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों से निकली हुई शक्ति को भी जागृत कर लिया। गोली की एक तेज झंकार ने उस क्षण की शांति को चीर दिया। हवा में गोली की गूंज और फिर वह चूकते हुए अदम्य साहस से भरा हमला, इस सब का संयोजन एक अद्भुत जीवंत नाटक की तरह था। बाघ की आखिरी चीख और गिरते हुए शरीर की हलचल ने उस क्षण को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जैसे ही बाघ जमीन पर गिरा, उस पल जंगल में एक अजीब सी स्थिरता आ गई, मानो प्रकृति ने अपने आंसू रोक लिए हों। कॉर्बेट ने उस पल अपनी आंखों में एक गहरी संतुष्टि और मूक श्रद्धांजलि देखी, न केवल एक शिकारी की विजय, बल्कि उस संदेश की जीत कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करना कितना आवश्यक है। उस संघर्ष के बाद कॉर्बेट ने न केवल शारीरिक रूप से थकान महसूस की, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक नए अनुभव से गुजरते हुए अपने भीतर की गहराइयों में झांका। उन्हें अब यह एहसास होने लगा था कि चौगढ़ के ये बाघ, जिनका आदमखोर रूप समाज में भय और आतंक का कारण बने थे, वास्तव में प्रकृति की एक त्रुटि का प्रतिफल थे। उनके टूटे हुए दांत, घायल पंजे और उन पर पड़े मानवीय हस्तक्षेप, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बयां करते थे जहां इंसान और प्रकृति के बीच के संतुलन में आई दरार ने नतीजतन ऐसी दुर्घटनाएं जन्म दी थीं। कॉर्बेट ने उस दिन की घटनाओं को अपने दिल पर यूं उतार लिया कि उन्होंने महसूस किया, इंसान का कार्य, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, प्रकृति के संतुलन पर गहरा असर डालता है। उन्होंने अपने भीतर यह ठान लिया कि वे अपने अनुभवों से न केवल अपनी अगली पीढ़ी को, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश देंगे कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जंगल की कठोर सच्चाइयों और उस अंतिम संघर्ष ने उन्हें यह सिखाया कि असली विजय केवल शिकार करने में नहीं, बल्कि उस संतुलन को बहाल करने में है जो हमें और प्रकृति दोनों को जीवित रखता है। उस दिन के बाद जब धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा, तो जंगल में एक नई उम्मीद की किरण भी चमक उठी। गांव वाले, जिनके चेहरे पर लंबे समय तक डर की परछाई थी, अब कुछ राहत के साथ नजर आने लगे थे। बच्चे फिर से खुलकर खेलने लगे, महिलाएं धीरे धीरे अपने दैनिक कार्यों में लग गईं और बुजुर्गों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई थी। उस परिवर्तन ने कॉर्बेट के मन में भी एक गहरी संतुष्टि भर दी, यह एहसास कि इंसान यदि अपने कार्यों में सुधार लाए और प्रकृति का सम्मान करे तो वह अपने अस्तित्व को बचा सकता है। कॉर्बेट ने उस दिन अपने अनुभवों को गहनता से आत्मसात किया। उन्होंने न केवल उस आखिरी संघर्ष को एक विजय के रूप में देखा, बल्कि इस बात को भी समझा कि इस संघर्ष ने उन्हें एक ऐसे अध्यापक में परिवर्तित कर दिया है जो आने वाले समय में प्रकृति के संतुलन, वन्य जीवों के संरक्षण और मानवीय हस्तक्षेप के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा। उनके लिए यह संघर्ष केवल एक शारीरिक मुकाबला नहीं था, बल्कि यह एक गहरी सीख थी कि प्रकृति का संतुलन इंसान और वन्य जीवों के बीच के संबंध का मूल आधार है और उसे बनाए रखना ही जीवन का सार है। जंगल की उस आखिरी घड़ियां, जब बाघ की आंखों में चमक और कॉर्बेट के चेहरे पर दृढ़ संकल्प उभर आया, उस पल ने उन्हें यह संदेश दिया कि हम सबको प्रकृति के नियमों का सम्मान करना होगा।
इंसान का हर छोटा कदम, हर कार्य सीधे तौर पर प्रकृति के संतुलन पर असर डालता है। यदि हम अपने कार्यों में सुधार लाते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो वह न केवल वन्य जीवों की रक्षा करेगा, बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। जैसे ही सुबह की पहली किरणें चौगढ़ के जंगल पर पड़ीं, प्रकृति ने एक बार फिर से अपनी अनंत कथा का नया अध्याय शुरू किया। उस समय कॉर्बेट के मन में एक गहरी शांति और संतोष था, क्योंकि उन्होंने न केवल उस दिन के खतरनाक संघर्ष में विजयी होकर गांव वालों को राहत दिलाई थी, बल्कि उन्होंने अपने अनुभवों से एक ऐसी सीख भी प्राप्त की थी जिसे वह आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करना चाहते थे। उस अंतिम संघर्ष के बाद जब बाघ की आखिरी चीख हवा में घुल गई, तो जंगल में एक अद्भुत स्थिरता छा गई। कॉर्बेट ने उस पल को अपनी आंखों में सहेजा, एक ऐसा पल जिसमें उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए मानव ने स्वयं को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उन्होंने गहराई से सोचा कि कैसे मानवीय गतिविधियां, जंगल की कटाई, अंधाधुंध शिकार और आवास का विनाश ने उन महान प्राणियों के स्वभाव में बदलाव ला दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे इंसानों के खिलाफ हो गए। गांव लौटते समय कॉर्बेट के मन में कई तरह के विचार और सवाल उठ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इस संघर्ष में जीत सिर्फ एक शिकार की विजय नहीं थी, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गांव वालों ने भी धीरे धीरे उस दिन की घटनाओं से सीख लेते हुए अपने जीवन में सुधार के संकेत दिखाए। बच्चों की हंसी, महिलाओं के चेहरे पर फिर से आशा की झलक और बुजुर्गों की आंसू में छुपी संतुष्टि, इन सब ने कॉर्बेट को यह विश्वास दिलाया कि इंसान यदि अपने कार्यों में बदलाव लाए और प्रकृति का सम्मान करे, तो एक नया संतुलन स्थापित किया जा सकता है। कॉर्बेट ने उस दिन के अनुभवों से गहन चिंतन किया। उन्होंने न केवल अपने शारीरिक बल और तेजी का प्रदर्शन किया, बल्कि उस दिन उन्होंने अपने मन की गहराई से यह भी महसूस किया कि असली विजय केवल बाघ को मारने में नहीं, बल्कि उस संतुलन को बहाल करने में है जो हमें, हमारे जंगलों को और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखती है। जंगल की ठंडी हवाएं, पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली हरियाली सभी ने मिलकर एक ऐसा संदेश दिया कि प्रकृति का संतुलन टूटने से पहले हमें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। इस अंतिम अध्याय में कॉर्बेट ने अपने अनुभवों को एक शिक्षक के रूप में संजोया। उन्होंने गांव वालों और आसपास के इलाकों में एक नई चेतना का संचार किया, जहां लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य ही असली सुरक्षा का मूल मंत्र है। उन्होंने बताया कि इंसान का हर छोटा कदम, चाहे वह जंगल की कटाई हो या शिकार, सीधे तौर पर प्रकृति के संतुलन पर असर डालता है। इस संदेश ने गांव में एक नई रोशनी जगाई, जिसने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। जब कॉर्बेट ने अंततः उस दिन की घटनाओं का लेखा जोखा किया, तो उन्होंने महसूस किया कि चौगढ़ के ये बाघ न केवल एक शिकार की कहानी है, बल्कि ये हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति के नियम कितने कठोर और अपरिवर्तनीय हैं। इंसान को अपने कार्यों में सुधार लाना होगा, तभी वह प्रकृति के साथ एक संतुलित और सुरक्षित संबंध स्थापित कर सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम आज अपने कार्यों में सुधार नहीं लाएंगे, तो भविष्य में हमें और भी विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उस दिन की उस अजीब सी ठंडक में, जब जंगल की हर धड़कन में प्रकृति का संदेश समाया हुआ था, कॉर्बेट ने अपने भीतर यह ठान लिया कि वह अपनी इस यात्रा और अपने अनुभवों को लिखित रूप में दर्ज करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस सीख को समझ सकें और प्रकृति के साथ एक सजीव, संतुलित संबंध स्थापित कर सकें। उनकी कहानी न केवल एक वीर शिकारी की है, बल्कि यह मानवता के प्रति एक गहरी जागरूकता का प्रतीक भी है। उस दिन के बाद जब गांव में धीरे धीरे एक नई सुबह ने दस्तक दी, तो हर किसी के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण उभर आई। के खेलने की आवाज, महिलाओं के मीठे बोल और बुजुर्गों के भीतर छिपे अनुभव, सभी ने मिलकर यह संदेश दिया कि इंसान यदि प्रकृति का सम्मान करे, तो वह हमेशा अपने अस्तित्व को बचा सकता है। इस पूरे अनुभव ने कॉर्बेट को यह भी सिखाया कि प्रकृति की हर सच्चाई में एक गहरा संदेश छिपा होता है। संदेश की संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सार है। अंत में कॉर्बेट ने अपने अनुभवों को एक समापन के रूप में लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंसान को प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम इस संतुलन को खो देते हैं,
तो न केवल वन्य जीवों का विनाश होता है, बल्कि हमारी अपनी अस्तित्व की नींव भी कमजोर पड़ जाती है। उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने कार्यों में सुधार लाएं, तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस रोमांचक अध्याय का समापन करते हैं, मेरे मन में गहरी भावनाएं उमड़ती हैं। चौगढ़ के बाघ की कहानी केवल एक खौफनाक शिकार अभियान नहीं थी, बल्कि इसमें इंसान और प्रकृति के बीच के जटिल, नाजुक और कभी-कभी दर्दनाक रिश्ते की गूढ़ सच्चाई भी छिपी है। इस अध्याय ने हमें दिखाया कि कैसे एक शिकारी अपने अनुभव, धैर्य और गहन समझ के बल पर न केवल एक खतरनाक बाघ का सामना कर सकता है, बल्कि उससे जुड़ी उन गहरी कहानियों, दर्द और सीखों को भी उजागर कर सकता है जो हमें प्रकृति के संतुलन का महत्व समझाती हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान हमने देखा कि जंगल की हर एक धुन, हर एक छाया और हर छोटी छोटी आवाज में एक अनकहा संदेश छिपा होता है। यह संदेश हमें यह बताता है कि प्रकृति अपने नियमों से चलती है, और जब हम अपने कार्यों में उस संतुलन का सम्मान नहीं करते, तो नतीजे अनचाहे और अक्सर विनाशकारी हो सकते हैं। चौगढ़ के बाघ, जिनकी कहानी में दर्द, संघर्ष और अंततः विजय की झलक मिली, हमें यह सिखाती है कि इंसान की अपनी कमजोरियां और मानवीय हस्तक्षेप कैसे प्रकृति के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह भी एहसास हुआ कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना कितना जरूरी है। कॉर्बेट की अदम्य साहस, उनकी सूक्ष्म दृष्टि और गहन चिंतन ने न केवल उन्हें एक महान शिकारी बनाया, बल्कि एक ऐसे पर्यावरणविद में भी बदल दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनके अनुभव हमें यह संदेश देते हैं कि अगर हम अपने कार्यों में सुधार करें और प्रकृति का सम्मान करें, तो हम न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और स्थायी दुनिया की नींव भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय को सुनते सुनते मुझे यह एहसास हुआ कि हर कहानी में एक गहरी सीख छिपी होती है। चौगढ़ के बाघ की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानें, उनसे सीखें और प्रकृति के साथ एक संतुलित संबंध स्थापित करें। हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी हरकतें, चाहे वे जंगल की कटाई हो या अनावश्यक शिकार, सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण पर असर डालती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की सच्चाई इतनी गहरी है कि उसे समझने और उसका सम्मान करने के लिए हमें अपनी सोच और कर्मों में सुधार लाना होगा। अब जैसे ही हम इस अध्याय के समापन की ओर बढ़ते हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस कहानी के संदेश को अपने दिल में जगह दें। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार और सुझाव कमेंट में साझा करें। आपका समर्थन ही मुझे और भी गहन, विस्तृत और रोमांचक कहानियां आपके लिए प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। मैं हूं आपका होस्ट समीर अल्लाहबादिया, और मैं आशा करता हूं कि इस अध्याय ने आपके मन में न केवल उत्साह की लहर दौड़ा दी हो, बल्कि आपको यह भी सिखाया हो कि प्रकृति के साथ सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है। अगली बार हम एक नई कहानी, एक नया अध्याय लेकर वापस आएंगे, जहां हम फिर से उन अनसुनी कहानियों और गहन अनुभवों का सामना करेंगे जो हमारे जीवन को एक नया आयाम देते हैं। इस अध्याय का समापन सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक शुरुआत जहां हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने और उसका सम्मान करने का प्रयास करें। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ, क्योंकि आपकी आवाज, आपकी राय और आपका समर्थन ही मुझे और भी प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, सुनते रहिए और याद रखिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जय हिंद।